कभी सोचिए कि घर में गैस सिलेंडर अचानक खत्म हो जाए और आपको दूसरा मिले ही नहीं, तो क्या होगा। आज हम भारत में एक ऐसे ही बड़े संकट की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि हम सब जैसे आम लोगों की है। ये सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। 13 मार्च 2026 को पंजाब में जो हुआ वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैलने वाली एक बहुत बड़ी मुश्किल का पहला डरावना संकेत था। पंजाब से लेकर दिल्ली और पुणे तक पूरे देश में ऐसे ही परेशान करने वाले मंजर आम हो गए। सोचकर देखिए, सैकड़ों लोग सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे थे। ये एक ऐसा संकट था जो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? अचानक से पूरे देश में गैस खत्म कैसे हो गई? इन खाली सिलेंडरों के पीछे की असलियत को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भारत में गैस आती कहां से है। इस संकट की जड़ यहीं छिपी है। भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60% एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है। मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए बाहरी देशों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, और यही निर्भरता हमें बहुत कमज़ोर बनाती है। और यहाँ आकर ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। हमारी लगभग सारी की सारी इंपोर्टेड गैस सिर्फ एक ही बहुत संकरे समुद्री रास्ते से भारत पहुँचती है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। ये एक चोक पॉइंट है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझिए कि भारत की गैस सप्लाई लाइन ही कट गई। देखिए, ये संकट कोई रातों रात नहीं आया। महीनों से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी, और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया, और बस इसी के साथ भारत की लाइफलाइन, हमारी गैस सप्लाई, एक तरह से पूरी तरह कट गई। इस सप्लाई चेन के टूटने का असर सिर्फ बंदरगाहों तक नहीं रहा, इसका असर हर घर, हर किचन और हर छोटे बड़े बिजनेस पर पड़ा। चलिए देखते हैं कि आम जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ। जब ऑफिशियल सप्लाई रुक गई तो एक खतरनाक ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया। जो सिलेंडर कभी 900 रुपए का मिलता था वो अब 6-6 हज़ार रुपए तक में बिकने लगा। ये सिर्फ मुनाफाखोरी नहीं थी, ये मजबूर लोगों का खुला शोषण था। ये संकट सिर्फ किचन तक नहीं रुका, रेस्टोरेंट बंद होने लगे, फूड डिलीवरी सर्विसेज ठप हो गईं, और सबसे दुख की बात तो ये है कि लाखों परिवार धुएं वाले मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हो गए, जिससे उनकी सेहत पर सीधा खतरा मंडराने लगा। तो इतनी अफरा तफरी के बीच सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा था? एक तरफ लोग लाइनों में खड़े थे और दूसरी तरफ सरकार का ऑफिशियल बयान कुछ और ही कहानी कह रहा था। कहा गया कि कोई कमी नहीं है और ये सारी दिक्कत सिर्फ लोगों के पैनिक करने और जमाखोरी की वजह से हो रही है। लेकिन अगर सच में कोई कमी नहीं थी तो सरकार के अगले कदम काफी अजीब थे। उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय किए जो सीधे सीधे उनके अपने ही बयान के खिलाफ जा रहे थे। सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और सख्त राशनिंग लागू कर दी। शहरों में लोगों को 25 दिन और गांवों में 45 दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। ये कदम कोई कमी नहीं है कि दावे से एकदम उल्टे थे। और यहीं पर इस संकट की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। भारत जैसे इतने विशाल देश के पास सिर्फ 2 दिन से भी कम का एलपीजी रिजर्व था। इस ना के बराबर बैकअप का मतलब था कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सप्लाई रुकी, पूरा सिस्टम ढहने की कगार पर आ गया। हमारे पास कोई सेफ्टी नेट था ही नहीं। ये सब कुछ हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, बड़े समाधान तो सरकारों को ही खोजने होंगे, लेकिन आम नागरिक होने के नाते हम भी कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम न सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी को भी सहारा दे सकते हैं। भूषण कुमार मित्तल की दुखद मौत से लेकर धुएं भरे चूल्हों पर लौटती महिलाओं तक ये संकट एक चेतावनी है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ये संकट आखिरकार भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर करेगा? देश का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।